नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 5 में मैं आज आपको गुणनखंड क्या है इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। जैसे कि इसमें नाम से स्पष्ट है, गुणनखंड यानी गुणा के रूप में खंड करना। और कैसे हम आगे करते हैं, सारों गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से गुणनखंड निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पर संख्याएं दी हुई है 12, 24, 27, 17, 15 और 7। तो इनके गुणनखंड, जैसे 12 के गुणनखंड मैंने लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि 12 में 1 का भी भाग जाता है, 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो इसी तरह से अपने 24 का देखते हैं, तो 24 में 1 का भी जाता है, 24 एकम 24 या 2 बार ये 24, 3 8 24, 4 छिके 24, 6 चौके 24, 8 तिये 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। 27 के अंदर 1 का, 3 का, 3 में 27, 9 तिये 27, 27 एकम 27। 17 में 1 और 17 का, 15 में 1 3 5 15 का और 7 में 1 और 7 का। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है, ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी जो एक है वो हर संख्या का गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है, कैसे निकाले जाते हैं, संख्याओं के सभी गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं, आगे मैं कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है कि निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखो। जैसे 48 है, तो 48 के सभी गुणनखंड 1 गुणा 48, फिर 2 गुणा 24, 3 गुणा 16, 4 गुणा 12, 6 गुणा 8, 8 गुणा 6, 12 गुणा 4, 16 गुणा 3, 24 गुणा 2, 48 गुणा 1। यानी 48 के सभी गुणनखंड क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। ये सभी कह दो या इनको सारों गुणनखंड भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी दो दो संख्याएं जिनसे हमें 48 प्राप्त होता है। तो जैसे 1 को 48 से किया, उसके बाद में 2 को 24 से किया, फिर 3 को 16 से किया, फिर 4 को 12 से किया, 6 को 8 से किया, फिर अपने उल्टा ले लेते हैं, 8 को 6 से, 12 को 4 से, 16 को 3 से, 24 को 2 से और 48 को 1 से। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे 100 का। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं अपने। 1 को 100 से गुणा किया, 2 को 50 से किया, 100 आया। 4 को 25 से किया, 100 आया। 5 को 20 से किया, 100 आया। फिर उसके बाद में 10 को 10 से किया, फिर हम उल्टा लेते हैं, 20 को 5 से, 25 को 4 से और 100 को 1 से। तो 100 के सभी गुणनखंड हमें क्या प्राप्त होंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सभी के पहाड़ों में हमें 100 कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो लिखी हुई संख्याएं हैं, यहाँ पर जैसे 48 के किए थे, यहाँ पर 100 के किए हैं। तो इनके अगर हम पहाड़े बोलें या इन संख्याओं को पहाड़ों के रूप में हम लिखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं 100 अवश्य प्राप्त होगा। तो ये 100 के सभी गुणनखंड आ जाएंगे, यानी सारों गुणनखंड भी इनको हम कहते हैं, सभी गुणनखंड। इसके बाद में अपने लेते हैं संख्याओं के गुणज क्या होते हैं। तो जैसे हमें किसी भी संख्या के गुणज लिखने को कहे, जैसे 7 के प्रथम 5 गुणज, तो यहाँ पर हमने 7 का पहाड़ा लिखना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। हम इनके आगे भी जितने चाहें गुणज है वो लिख सकते हैं। 17 के प्रथम 5 गुणज, 17, 34, 17 तिये 51, 17 चौके 68 और 17 पंजो 85। यानी किसी भी संख्याओं का अगर हमें गुणज लिखने को कहे, यानी गुणा के रूप में, तो उस संख्या के अंदर आप बार बार वही संख्या जोड़ते जाएं। बार बार जोड़ ही क्या है, पहाड़ा है। किसी भी संख्या में उसी संख्या को हम जोड़ दें,
फिर उसमें जोड़ दें, फिर उसमें जोड़ दें। इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते रहें तो वो एक पहाड़े का रूप ले लेती है। यहाँ पर हम केवल 5 ही नहीं, कितने भी गुण जो है वो अनंत तक गुण जो है वो हम लिख सकते हैं। यानी 7 का पहाड़ा लिखना है, इसमें 17 का पहाड़ा लिखना है। अन्य संख्याओं के भी जैसे 15 के, 5 के, 25 के हम गुण जो है वो लिख सकते हैं पहाड़े के रूप में। यानी केवल मात्र पहाड़ा लिखना है। हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि गुणज लिखने के लिए जैसे 7 के गुणज लिखे हैं तो 7 में 7 जोड़ दिए 14, 14 में 7 जोड़ दिए 21, 21 में 7 जोड़ दिए 28, 28 में 7 जोड़ दिए 35। यानी जो संख्या हमें नई प्राप्त होती है उसमें वही संख्या बार बार जोड़ेंगे तो वो एक पहाड़े का रूप ले लेती है। यानी पहाड़ा लिखना ही संख्याओं का गुणज लिखने के बराबर है। तो यहाँ पर संख्याओं के गुणज कैसे लिखे जाते हैं और संख्याओं के सभी गुणनखंड या सारों गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या होते हैं, वो यहाँ पर हमने वो चर्चा की कि सभी गुणनखंड संख्याओं के किस प्रकार से निकाले जाते हैं। यानी वह पहाड़े जिनमें वह संख्या आ जाती है, जैसे 1 के पहाड़े में भी आती है, 2 के में भी 100 आ जाता है, 4 के, 5 के, 10 के पहाड़े में 10 ढाई 100, 20 5 100, 25 चौके 100, 50 दूने 100, 100 एकम 100। इन सभी में क्या है, हमें 100 प्राप्त होता है। तो ये जो सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये 100 के सभी गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की विधि बता रहा हूँ, जिसको संक्षिप्त में भाग विधि भी कहते हैं। यहाँ पर 28 के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर 28 इस तरह से लिख लेते हैं। 28 में सबसे पहले मैं 2 का भाग देता हूँ तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 14 आ जाता है। 14 में पुनः 2 का भाग देता हूँ। भाग देने का मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 2 साते 14 और फिर 7 पर 7 का भाग ही जाता है, क्योंकि 7 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पर अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो जब हमें 1 प्राप्त हो जाता है तो हमारी है वो ये सवाल करने की या भाग करने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। और इस तरह से हमें 28 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे कि 28 किसके बराबर आता है, 2 गुणा 2 गुणा 7। इसमें हम 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 फिर छोटी संख्याएं और फिर बड़ी संख्याएं। तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अगर यहाँ पर मैं 1 गुणा 7 गुणा 2 लिख देता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाहे 3 को 4 से गुणा करूँ तो भी 12 आएगा और 4 को 3 से गुणा करूँ तो भी 12 आएगा। गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना होता है। 3 चौके 12 होते हैं और 4 तिये भी 12 होते हैं। इसके बाद में जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हमने 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो 54 में 2 का भाग दिया, 27 दूने 54, 27 में अब 3 का जाएगा, 3 में 27, 9 में 3 का दिया, 3 तिये 9 और 3 में 3 का दिया 1। तो यहाँ पर हमारा है वो आगे नहीं बढ़ेगा कि 1 पर 1 का भाग भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार वही जाएगा। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए 54 इजिकल टू 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 दूने 54, 54 एकम 54। इसके बाद में अपने एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 96 में 2 का भाग दूं 48। यहाँ पर हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी संख्या पर हम जब 2 का भाग देते हैं तो उसका आधा करना होता है, और हमें यहाँ पर भाग देने की प्रक्रिया भी है वो दिमाग में रख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। कि जैसे 96 में 2 का भाग देते हैं तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि 96 में 2 का भाग हम दिमाग में मौखिक रूप से कैसे देते हैं। तो हम दिमाग में ये रखेंगे कि यहाँ पर 96 लिखा हुआ है और हम 2 का भाग देते हैं तो 2 चौके 8, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 8 घटाएंगे इसका तो 1 बचेगा और 2 8 16। अब यहाँ पर 0 बचा है, भाग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है और हमें भागफल 48 प्राप्त हो गया है। ये जो हमारा भाग करने की विधि है, तरीका है, इसको हम यहाँ पर अपने दिमाग में पूरी तस्वीर बना करके भाग की कि 96 में 2 का भाग देते हैं तो इसको मौखिक रूप से हम याद करेंगे। वैसे तो 2 का भाग देने पर आधी रकम आती है, परंतु कई बार बड़ी संख्याओं में है वो 7 से या 11 से या 13 से देना पड़ता है, तब हमें मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा भाग करने की प्रक्रिया है, ये तस्वीर हम दिमाग में मौखिक लिए वो बिठा लेंगे और यहाँ पर मौखिक में भाग दूंगा तब मैं पहाड़ा पढ़ूंगा कि 2 चौके 8, तो यहाँ पर 1 बचेगा
और छिक्का मैं उतारूंगा तो 16 हो जाएंगे और 2 8 16। फिर 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 4 के नीचे 4 लिखूंगा, फिर 8 उतारूंगा और 2 चौके 8, 8 के 8 नीचे लिख करके और शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 24 आ जाएगा। फिर ये छोटा हो गया 2, 12 दूनी 24, फिर 2 पर 12 कर दिया 6 और 2 दिए 6 और 3 एकम 3। यानी यहाँ पर ये ध्यान दें कि इसका पहाड़ा जब इस तक पढ़ता हूँ, 1 दिया दिया, 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। तो यहाँ पर हमें 96 के अभाज्य गुणनखंड है वो प्राप्त हो गए। 1 इंटू 1 हमें सब में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर 1 नहीं लगाएंगे तो जब हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे तब हमें दिक्कत पैदा होगी। ये अभाज्य संख्याओं का LCM निकालते समय हमें सिर्फ एक ही काम में देगा, वो मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी परंपरा है कि अभाज्य गुणनखंड करते समय एक अवश्य हर संख्याओं पे लगाएं, क्योंकि ये सब में कॉमन है। ये हम जब महत्तम निकालते हैं तब हमें आसानी से समझ में आता है कि इस एक की वैल्यू क्या है या एक की महत्ता क्या है। तो यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। इसको आप किसी भी तरह से इधर से गुणा करो चाहे इधर से गुणा करो, हर बार हमें 96 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिली है, वो ये मिली है कि अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो इस साइड में वही संख्याएं आती है जो अभाज्य होती है, यानी इनको आगे है वो टुकड़ों के रूप में इनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते। ये क्या होता है कि इनके ऊपर या तो स्वयं का भाग जाता है या एक का ही भाग जाता है। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लिखते हैं अपने, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17 और 19। तो ये जो सभी है ये अभाज्य संख्याएं हैं। जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं किसी भी संख्या का, तो जो इस साइड में संख्याएं आती है तो वो सारी अभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का ही भाग देंगे। जब संख्या पर 2 का भाग देना खत्म हो जाता है या 2 का भाग नहीं जाता है तो उसके बाद हम 3 का भाग देते हैं। 3 के बाद में हम सीधा 5 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 का भाग नहीं देते, क्योंकि 4 से पहले उस संख्या पर 2 का भाग अवश्य चला जाएगा। 5 के बाद हम सीधा ही 7 का भाग देते हैं। 7 के बाद में हम 8, 9 और 10 का भाग नहीं देते। 10 के बाद में सीधा 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। इस प्रकार से ये आगे जो संख्याएं हैं वो जो यहाँ पर आएगी प्राप्त होंगी हमें, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती है। तभी इनको क्या है, इनको दिया गया है नाम अभाज्य गुणनखंड। यानी ऐसे गुणनखंड हम प्राप्त कर लें जिनका आगे गुणा के रूप में टुकड़े करना संभव न हो, ये अंतिम हो। यानी गुणा के रूप में जो हमने इनके खंड किए हैं 96 के जो टुकड़े किए हैं छोटे छोटे, वो अभाज्य हों, यानी आगे इनके कोई भी टुकड़े ना किए जा सकें। ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये गुणनखंड किए हैं हमने, इनको दोनों को मिलाने पर ये क्या हो जाता है, संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो ये संख्याएं हमें अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या 2 है। 2 यहाँ पर क्या है, सम संख्या भी है और छोटी अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, ये विशेष महत्वपूर्ण है। 1 यहाँ पर न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये महत्वपूर्ण है कि 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य। तो इस तरह से हमें वो अभाज्य संख्याओं को आसानी से याद रख सकते हैं। सम संख्याएं हमें याद है, धन्यवाद, कि जोड़े के रूप में हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11। यानी जितनी भी हमारी गिनती की संख्याएं हैं 1 से लेकर के जब हम गिनती गिनते हैं तो उसमें आधी सम है और आधी विषम है। इसी के बीच में है वो संख्याओं का संख्या ज्ञान में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आप पुनः उस वीडियो को देखकर अपनी बातें ताज़ा कर सकते हैं कि आगे अलग अलग जा कर के इनका
भाज्य संख्याएं कौन सी है, अभाज्य संख्याएं कौन सी है, सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, उनका है वो वर्णन आप देख सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या केवल मात्र 2 है, सबसे छोटी यहाँ पर, बड़ी और बहुत सारी हो सकती है। एक के बारे में आप विशेष ध्यान देंगे कि एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। इसके बाद में अपने अध्ययन करेंगे कि सार्व गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो इसमें अपने शुरुआत में भी अपने पढ़ा था, जैसे 24 है तो 24 बराबर 1, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के, 4 के, 6 के, 7 के पहाड़े में कभी 24 नहीं आता तो यहाँ पर नहीं लिखा। 8 के आता है, 9, 10, 11 के पहाड़े में नहीं आता, 12 के आता है और फिर 24 के पहाड़े में आता है। जैसे 36 है तो 1, 2, 3, 4 में 36, 6 छिके 36, 9 चौके 36, 12 तिये 36, 18 दूने 36, 36 एकम 36। तो ये सब जो आगे लिखे हुए हैं ये सार्व गुणनखंड है। सार्व और सभी है वो एक ही बात है, इनको सार्व कह दो या सभी कह दो। ये हम इस प्रकार से सार्व गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हम जो अध्ययन करेंगे आपको मैं बताऊंगा कि पहले भी मैंने चर्चा की थी कि महत्तम समावर्तक क्या होता है, जिसको संक्षेप में मैस है या HCF लिखते हैं। यहाँ HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उच्चतम संख्या। महत्तम समावर्तक को मैस है संक्षेप में, या HCF ये अंग्रेजी का शब्द है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ H ले लिया, इसका C ले लिया और इसका F ले लिया, तब इसको HCF बोलते हैं। और हम जर्नल में भी बातें करते समय या हमारा ये एक मुंह के ऊपर है वो रटा हुआ रह जाता है कि HCF और LCM ज्ञात करना, पर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अक्सर गलत बोलते रहते हैं कि महत्तम समावर्तीय और लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, महत्तम समावर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त्य होता है। इसको संक्षेप में लैस है। ये लघुत्तम समापवर्त्य है और ये महत्तम समापवर्तक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपने LCM। LCM को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पुनः ध्यान दें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट से L ले लिया, C से C ले लिया और M से मल्टीपल से M ले लिया, कॉमन से C ले लिया, लिस्ट से L ले लिया, तब हम इसको कहते हैं LCM। और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, यानी सबसे छोटी संख्या। इसमें उच्चतम संख्या है और इसमें ये सबसे छोटी संख्या है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में इनका उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ यहाँ पर कि लघुत्तम और महत्तम है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इनकी कई विधियाँ हैं जिनकी चर्चा है मैं वो आगे पार्ट में करूँगा। यहाँ आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 5 और ये 10 है, ये दो संख्याएं हैं। तो 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा 5, और 10 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो होते हैं 1 गुणा 2 गुणा 5। यानी ये यहाँ पर मैंने वो अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, एक है वो हर संख्याओं में हमने लिखना है, इसका हमें फ़ायदा होगा, उसका भी मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। अब इसके अंदर अपने को HCF निकालना है या LCM निकालना है, तो इसका LCM कैसे निकलेगा। LCM के अंदर हमने क्या करना है, एक तो लेना ही लेना है और उसके बाद में हम 2 भी ले लेंगे, चाहे इसमें है या नहीं है इससे कोई मतलब है, तो 2 भी ले लेंगे और 5 भी ले लेंगे। यहाँ पर जो मैं ये प्राप्त करूँगा, ये उपरोक्त जितने भी पद हैं उनमें ये सभी बातें होनी चाहिए। 1 5 इसमें है, 1 2 5 इसमें है। यानी लघुत्तम के अंदर जो भी मैंने अभाज्य गुणनखंड किए हैं अलग अलग संख्याओं के, यहाँ 2 संख्याएं ली है मैंने, संख्याएं ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं LCM निकालने के लिए छंटनी करूँगा कि कौन कौन से अंक है वो लेने हैं गुणा के रूप में, जो एक वो यहाँ पर पूरी ये एक मतलब बनेगा, यहाँ पर ये 1 × 2 × 5 का एक ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप को जब हम ध्यान से देखेंगे
तो ऊपर वाले अलग अलग जो ग्रुप हैं अभाज्य गुणनखंड के, ये इन सब में आ जाने चाहिए। फिर मैं इनका गुणा कर देता हूँ, तो 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, तो 5 और 10 का एलसीएम है वो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी 10 वह संख्या है छोटी से छोटी कि जिसमें 5 का भाग भी जाता है और 10 का भी भाग जाता है। यानी 5 के पाड़े में भी 10 आता है और 10 के पाड़े में भी 10 आता है। तो लघुत्तम का उपयोग है वो हम बटे वाली संख्याओं को जोड़ घटाव करने में, वो हल करने में कर सकते हैं। और इसी का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालते समय क्या ध्यान में देना है, एक तो दोनों में लेना ही है क्योंकि एक दोनों में है। अब यहाँ पर एचसीएफ के अंदर हमें ये ध्यान देना है कि 5 इसमें है, इसमें भी है, ये भी मैं ले लेता हूँ। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 यहाँ पर नहीं लेना है, यानी छोड़ देना है। यानी एचसीएफ के अंदर हमें जितने भी हमने संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग से छंटनी की है अभाज्य गुणनखंड बना करके, उसके अंदर हमें क्या करना है कि जो सब में है, एक दोनों में है ले लिया, 2 इसमें नहीं है छोड़ देंगे, 5 इसमें है वो भी ले लिया, और 5 एकम 5। तो यहाँ पर ये उच्चतम संख्या 5 है कि जब मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो उसमें 5 भी आएगा और उसमें 10 भी आएगा। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अगर हमें अभाज्य संख्याओं के ज्ञात करना हो, जैसे 5 और 7 का मैं से ज्ञात करना है, जैसे 5 और 7 का मैं से ज्ञात करना हो संक्षिप्त रूप में, तो हम क्या करेंगे, 5 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो केवल 1 इंटू 5 होते हैं और 7 के 1 इंटू 7 होते हैं। ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड है वो इतने ही होते हैं। एक हर बार हम लिखेंगे तो ये एक अच्छी आदत है। हमें इसमें क्या करेंगे कि मैं से भी निकाल सकते हैं, हम इसका लय से भी निकाल सकते हैं। तो लय से के लिए यानी एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 1 भी लूँगा, 5 भी लूँगा और 7 भी लूँगा, क्योंकि एलसीएम के अंदर हमें ये ग्रुप बनाना है यहाँ पर गुणा के रूप में, कि इस ग्रुप को अगर मैं देखता हूँ तो ये दोनों ग्रुप हैं अलग अलग है, वो इसमें शामिल हो जाने चाहिए। तो यहाँ ऊपर 7 5 35, 35 एकम 35 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में जैसे इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैं क्या करूँगा कि इन दोनों में जो भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन केवल 1 दिखाई दे रहा है। और अगर मैं 7 लेता हूँ तो 7 इसमें नहीं है, 5 लेता हूँ तो 5 इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। यानी यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अभाज्य संख्याएं हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। ये अगर हम यहाँ लिखने की परंपरा डाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड में कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो स्टार्टिंग में 1 अवश्य लेना है, तभी हमें क्या है यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम ये सोचेंगे अगर मैं सीधा 5 बराबर 5 7 बराबर 7 लिखता हूँ तो इसका एलसीएम तो हम निकाल लेंगे 35 आ जाएगा, परंतु एचसीएफ निकालते समय हमें स्टार्टिंग में कठिनाई होगी। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसका एचसीएफ 1 आता है। तो इसके अंदर है पार्ट में हमने वो एक गुणनखंड का छोटा सा टॉपिक लिया कि गुणनखंड क्या होते हैं। जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है, गुणनखंड यानी किसी भी संख्या के गुणा के रूप में छोटे छोटे खंड करना, और जो वो खंड हमें प्राप्त होते हैं वो अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी छोटे छोटे टुकड़े गुणा के रूप में उस संख्या के हम ऐसे कर दें कि जिनका आगे गुणा के रूप में टुकड़े करना संभव न हो, वही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, सार्वभौम गुणनखंड के बारे में जानकारी प्राप्त की, और यहाँ पर हमने सबसे महत्वपूर्ण है कि अभाज्य संख्याएं ये हमें कौन कौन सी होती है। यहाँ पर जो इस साइड में लिखी जाती है वो केवल मात्र अभाज्य संख्याएं होती है। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग जब जाना खत्म हो जाता है तो 3 का भाग देते हैं, और 3 के बाद में हम 5 का, 5 के बाद में हम 7 का, 7 के बाद में हम 11 13 17 19, फिर 20 21 का हम भाग नहीं देते हैं, उसके बाद में हम 23 का भाग देते हैं।
23 के बाद में 24, 25 का भी नहीं देते, 26 का भी नहीं देते, 27 का भी नहीं देते, 28 का भी नहीं देते। उसके बाद में अभाज्य संख्या है वो 29 प्राप्त होती है। 30 है अभाज्य नहीं है, फिर 31 प्राप्त होती है। इस तरह से है हम आगे से आगे है वो अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर है वो पार्ट में मैंने आपको एक छोटी सी गुणनखंड की संबंधित जानकारी प्राप्त की, थोड़ा सा इसका एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ के बारे में भी बताया। आगे मैं आपको है वो अगले पार्ट में विस्तार से कि संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। विशेष तौर से जो बटे वाली संख्याएं होती है उनका जोड़ घटाव करने में एचसीएफ और एलसीएम का बहुत बड़ा योगदान है। विशेष तौर से बटे वाली संख्याएं जब हम जोड़ घटाव करते हैं तो एलसीएम बहुत महत्वपूर्ण है। एलसीएम निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं और किस प्रकार से आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, कौन सी विधि में आसान रहती है। इसमें कई प्रकार की विधियां हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा या भाग की संक्षिप्त विधि या पहाड़े लिख करके, यानी इनके गुणज लिख करके भी हमें एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आगे की चर्चा है वो अगले भाग में करेंगे। तो आप है वो बार बार इनको दोहराते रहें और इनको देखते रहें। इसमें मैंने वीडियो में ऊपर केवल कक्षा 5 और 10 दिया है, टॉपिक कोई नहीं लिखा है। आप जितनी बार भी इस वीडियोज़ को देखेंगे, शुरू करेंगे, तो हर बार आपको एक गणित से संबंधित अज्ञात जानकारी प्राप्त होगी। तभी आपको पता चलेगा वीडियो स्टार्ट करने पर भी कि आज मैं क्या सीखने जा रहा हूँ। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि लगातार ये टॉपिक चल रहा है, मैं तो इसे देख देख करके बोर हो गया हूँ। नई नई जानकारियाँ, छोटी छोटी बातें जो गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मेरे इन आने वाले कुछ वीडियो में मिलेगी, जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होने जा रही है, हमारे गणित विषय को बहुत ही आसान बनाएगी। तो आप है वो मेरे से जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए और आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। इसको आप अधिक से अधिक आगे इसका प्रचार प्रसार भी करें, इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ आज का ये छोटा सा टॉपिक, जिसके बारे में मैंने गुणनखंड का लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो के अंदर कोई भी आपको कमी लगती है या आपको लगता है कि इस विषय के ऊपर या इस टॉपिक की जानकारी है वो हमारी अधूरी है, तो आप है वो मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर तैयारी करके भी आपको वीडियो जारी कर सकूँगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।